हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फास्ट ट्यूटोरिया में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी क्रम में आगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम। देखिए, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, प्रतिबिंब बनने का जो नियम है डिपेंड करता है 3 नियमों पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया भी था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, जिसमें हमने आपको 3 नियम बताया था। और उन्हीं नियमों के आधार पे चाहे आपका अवतल दर्पण हो और चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, उसी नियम के आधार पे अवतल या उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाए जाते हैं या बनते हैं। तो पिछले वीडियो में भी हमने यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में भी हमने आपको 4 कॉलम बनाया था। पहले कॉलम में था वस्तु की स्थिति, दूसरे कॉलम में था प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरे कॉलम में था प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, और चौथे कॉलम में था किरण आरेख अर्थात चित्रों के माध्यम से बताना। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनने का 6 कंडीशन होते हैं, यानी 6 स्थितियां होती हैं। लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल 2 ही कंडीशन होते हैं, यानी 2 ही स्थितियां होती हैं। एक, जब वस्तु को आप अनंत पर रखते हैं, और दूसरा, जब वस्तु को आप अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दें। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने अभी आपको बताया कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थितियां होती हैं, केवल 2 स्थितियां। एक स्थिति आपका अनंत पर, यानी जब वस्तु को हम अनंत पर रखें, और दूसरी स्थिति जब वस्तु को हम अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दें। आइए, इन दोनों कंडीशनों में उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है यह हमको आपको बताने जा रहे हैं। पहला, अगर हमने अभी आपको बताया, पहला कंडीशन है वस्तु को अगर हम अनंत पे रखें। अनंत का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं कि गोलीय दर्पण के परास से जो बाहर वाला क्षेत्र होगा, परास का भाग मैं किसे कर रहा हूं, जैसे अगर आपने कोई गोला खींचा ऐसे ऐसे, ये गोला, इस गोले के ये रहा परास किनारे वाला, जैसे इसी को आप लीजिए, ये इसको अगर कंप्लीट कनेक्ट किया जाएगा तो यह किसी गोले का एक भाग होगा। तो इस गोले के भाग का देखिए, ये जो हिस्सा होता है आप इस पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। इधर आप जाएंगे तो यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर आप देखें, इधर भी आगे बढ़ते हैं तो ये हिस्सा आपका मुख्य अक्षी होगा, और मुख्य अक्ष के जो बाहर का हिस्सा होगा वो कहलाएगा अनंत। अनंत का मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं काफी दूरी, ऐसा कुछ नहीं है। गोलीय दर्पण के परास से जो बाहर का क्षेत्र होगा वही आपका अनंत होगा। तो देखिए, अगर वस्तु अनंत पे है, यानी यहां हमने वस्तु रखा है, ये भी क्या है, वस्तु। ठीक, तो उस दशा में वस्तु से 2 किरणें चलती हैं, और दोनों किरणें वस्तु की क्या होती हैं, और दोनों किरणें क्या होती हैं, गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। और अब आप नियम भी पढ़ चुके हैं कि जो किरण वस्तु से चलने वाली जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वह मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो आप एक चीज और भी पीछे पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं किरणें, परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये किरणें क्या हैं, इस मुख्य अक्ष के समांतर हैं। जो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं, ये परावर्तन के पश्चात देखिए मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह घटना हम पीछे भी बता चुके हैं, ये घटना घटती है उत्तल दर्पण में, यानी मुख्य फोकस से जो किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, ये घटना घटती है उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में क्या होती हैं, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। किस कंडीशन में, कब, जब जो किरणें मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से चलने वाली किरणें
सदैव मुख्य फोकस से या तो आती हुई प्रतीत होगी या तो जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो आती हुई प्रतीत वाली घटना किसमें होती है? उत्तल दर्पण में। और जाती हुई प्रतीत होने वाली घटना किसमें होती है? अवतल दर्पण में। ठीक है, तो उस समय देखिए, तो देखेंगे कि मुख्य फोकस से, यानी ये भी किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है और ये भी किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है। तो दोनों किरणें एक दूसरे को इस मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और इस समय हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है, आपको बता चुके हैं कि परावर्तन के पश्चात जो किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरण यहीं पे काट रही हैं, यानी बहुत छोटे बिंदु पे काटेंगे। यानी जो अनंत पर वस्तु रखेंगे उत्तल दर्पण में, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? बहुत छोटा। देखिए हमने कॉलम में लिखा हुआ है, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। देखिए दर्पण का अगला हिस्सा है दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के अंदर, ऐसे आप समझ सकते हैं, दर्पण के पीछे तथा मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा होता है? मैं भी बताया हूं कि बहुत छोटा। देखिए आभासी होता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? आभासी और सीधा। ठीक, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा, यानी बहुत ही छोटा। ठीक, आइए कंडीशन नंबर 2, स्थिति नंबर 2, मैंने अभी बताया कि आप उत्तल दर्पण में दो ही दशा में प्रतिबिंब बनता है, एक अनंत पर जब वस्तु हो, दूसरा अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं भी हो। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में दूसरी घटना, जब वस्तु को हम कहाँ रखें? अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं पर रखते हैं। तो उस समय देखिए हमने यहाँ रखा है, हमने ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु को रखा है। तो उस समय वस्तु से प्रकाश की दो किरणें चल रही हैं। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखा समांतर, तो समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। घटना किसमें होता है? उत्तल दर्पण में। ठीक, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से की तरफ जा रही है। तो आप जानते ही हैं कि जो किरणें वक्रता केंद्र की तरफ जाती हैं वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ भी वही घटना घट रहा है, ये किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि यह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर था वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हुआ, और जो किरण वक्रता केंद्र की तरफ गया है वह एक परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। और दोनों किरणें, ये किरण और ये किरण, दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काट रही हैं, किस पॉइंट पे काट रही हैं? पॉइंट ए पर, ए डैश पे। किस बिंदु पे काट रही हैं? ए डैश पे। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? ए डैश बी डैश। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, अत्यंत छोटा नहीं, छोटा। ठीक है, पहली घटना में आपने देखा था कि वस्तु से अत्यंत छोटा बन रहा था, लेकिन यहाँ वस्तु से छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा नहीं। और फिर वही घटना आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, आभासी और सीधा, क्योंकि मैं बता भी चुका हूं कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आपका आभासी और सीधा। ठीक है दोस्तों, ये दो दशाएं होती हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की घटना होती है, कितनी स्थितियां होती हैं? 6 स्थितियां, जो वीडियो में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो दिमाग में आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थितियां होती हैं। और किस किस दशा में? जब वस्तु अनंत पर रखा हो, और दूसरा जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं पर रखा हो। ठीक है, दोनों दशाओं में प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है, लेकिन जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा होता है, जबकि अगर वस्तु आपका अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं भी होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, न कि अत्यंत छोटा। और सीधा और आभासी तो आप जानते ही दोनों दशा में बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और आप कमेंट्स करते रहें ताकि हम अपने वीडियो में नित्य और भी सुधार करते रहें। ठीक है, और आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए प्रेरणा होगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।